आज हम लोग क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि स्टार्टिंग में मतलब शुरू में जो सेक्शन ए है उसमें कुल 20 MCQ क्वेश्चन है। तो टोटल MCQ क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है px से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो इस फॉर्मेट पे होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे जो x का वैल्यू मिलता है हमारा दो वैल्यू मिलता है, अल्फा और दूसरे का नाम हम लोग दे देते हैं x का वैल्यू, दूसरा बीटा। और जो अल्फा और बीटा होता है दोनों का दोनों x का वैल्यू होता है और दोनों x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, जैसा कि हमने x एक्सिस और y एक्सिस बनाया है। पासेस थ्रू द पॉइंट, कोई पॉलिनोमियल है जो इस पॉइंट पे पास करता है -60 जो कि यहाँ पे है, फिर 0 - 30 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 60 यहाँ पे। अगर हम इन पॉइंटों के हेल्प से अगर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से पास करेगा और x एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक है आपका इसका पॉइंट हो जाएगा 60 और दूसरा जो पॉइंट है वो -60 है। तो हमसे यहाँ सवाल ये पूछा गया है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा इस पॉलिनोमियल का, यानी इस ग्राफ का जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन सा होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि x का वो दोनों वैल्यू होता है जीरो जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट किस किस पॉइंट पर किया जा रहा है, 6 पर और -6 पर। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि x का जो दो वैल्यू मिलेगा वो दोनों का दोनों वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है। एक है x का -6 और दूसरा x का वैल्यू है +6, यानी कि हम लोग देखें तो -6 और +6 ये दो वैल्यू होगा, ये दो वैल्यू यानी जीरोज होगा जो हम लोग को चाहिए। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन होगा, तो -6 यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि हमको यहाँ दोनों का दोनों x का ही वैल्यू ढूंढना पड़ता है, दोनों का दोनों x का ही वैल्यू देखना पड़ता है। तो यहाँ पे -6 जो हुआ हमारा x का दो वैल्यू हुआ, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोज -6 और 6 होगा। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसमें कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, एक 3x - ky = 7 है एंड एक है 6x + 10y + 3, जो कि पहले से बता दिया गया कि इनकंसिस्टेंट है। तो थोड़ा हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जब भी कभी दो लाइन का इक्वेशन होता है तो दो लाइन के इक्वेशन में एक कंडीशन दो कंडीशन कंसिस्टेंट का होता है, जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इस केस में, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इस केस में। तो ये जो दोनों केस है वो कंसिस्टेंट का केस होगा। और जो तीसरा केस है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये जो केस है वो इनकंसिस्टेंट का केस है। तो हम लोगों को यहाँ से ये कहना है कि जो दो सिस्टम दिया हुआ है, हम लोग जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो यहाँ पे बताते हैं कि जो दो सिस्टम दिया हुआ है, एक है 3x - ky = 7। अगर हम इसको इस साइड लिखेंगे तो बोलेंगे -7 = 0। एकदम फॉर्म में लिख दे रहे हैं कि जो a1x + b1y + c1 के फॉर्म में पूरा इक्वेशन को लिख रहे हैं। और दूसरा जो इक्वेशन है वो हमारा 6x है, प्लस में 10y है और -3 हो जाएगा = 0। तो अगर हम लोग इस केस थर्ड में, क्योंकि बताया गया कि इनकंसिस्टेंट का केस है, तो इनकंसिस्टेंट अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a1/a2, तो a1/a2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब इक्वल है ही नहीं तो हम इसमें पुट नहीं करेंगे, केवल हम इसमें से पुट करके और k का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो a1 का वैल्यू है 3 और a2 का वैल्यू है 6, b1 का वैल्यू है -k और b2 का वैल्यू है +10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और -k इक्वल टू बन जाएगा
3 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, जो यहाँ से कैंसल हो रहा है 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी हमको यहाँ से मिल रहा है माइनस के इक्वल टू 5, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि के इक्वल टू माइनस में 5 आ रहा है। तो के का जो वैल्यू निकला वो हमारा -5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यह हमारा ऑप्शन बी हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 3 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे पता करना है कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है वो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 4 ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन को समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। कहता है नंबर ऑफ सेकेंड। तो आपको पहले समझना होगा सेकेंड होता क्या है। सेकेंड हम लोग उसको बोलते हैं कि जब कोई सर्कल का 2 कॉमन पॉइंट्स, एक लाइन का 2 कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट ये, एक कॉमन पॉइंट ये, लाइन का भी हो सर्कल का भी हो, तो हम लोग इसको सेकेंड कहते हैं। तो बोला कि नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो सर्कल पे हम लोग तो भाई बहुत कोई भी पॉइंट को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेकेंड बहुत सारे नंबर हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं सेकेंड्स का। एक ये हो गया सेकेंड, ये भी अपने आप में सेकेंड कहलाएगा, ये भी अपने आप में सेकेंड्स कहलाएगा। तो यहाँ वही कहना चाह रहे हैं नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन। हम लोग बहुत सारे संख्या में सेकेंड्स को ड्रॉ कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल पे किसी भी पॉइंट को लेके। तो इसका मतलब ये तो भाई ट्रू हो गया, ये तो ट्रू है। तो हमको यहाँ छांटना ये है कि कौन ट्रू नहीं है, फॉल्स कौन है। ये तो ट्रू हो गया, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है उसमें कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये भी सही बोल रहा है अपने आप में कि सर्कल का कोई भी एक पॉइंट पर, क्योंकि सर्कल जो होता है वो अपने आप में बहुत सारा पॉइंट का बना होता है। इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत सारा पॉइंट्स है, ये सब बहुत सारा पॉइंट है। तो हम किसी एक पॉइंट से केवल हम एक ही क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में सही है कि किसी भी पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है। हमको तो यहाँ सिलेक्ट करना है क्या, फॉल्स स्टेटमेंट, जो कि ट्रू नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है कि कोड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये भी अपने आप में सही स्टेटमेंट है कि हम लोग सर्कल का किसी भी 2 पॉइंट को लेकर कोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो बात सही है। अगर ये मेरा पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो मैं ये सेंटर है, तो ये भी मेरा क्या हुआ, कोड हुआ। अगर ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी कोड है। तो सर्कल का किसी भी 2 पॉइंट को लेके हम क्या कर सकते हैं, कोड ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है डी नंबर, ये कहता है फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड ए सर्कल। मतलब सर्कल के अंदर, ये तो सेंटर हो गया, तो सर्कल के अंदर हम कोई पॉइंट पी लिए हैं और बोला जा रहा है कि इस पॉइंट से फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड ए सर्कल, सर्कल के अंदर का कोई पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ होगा, ये तो ड्रॉ हो नहीं सकता क्योंकि तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और टेंजेंट का मतलब होता है जो केवल एक पॉइंट से टच करके बाहर जाए, बस खाली टच करके, इंटरसेक्ट ना करे, बस छूते हुए बाहर जाए। जैसे ये है, जैसे छूते हुए बस खाली बाहर जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। जब ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है यही फॉल्स है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना था ट्रू नहीं है। तो रीजन के साथ आप देख सकते हैं ऑप्शन ए का मतलब ये है, ऑप्शन बी का मीनिंग ये है, ऑप्शन सी का मीनिंग ये दिख रहा है, ऑप्शन डी में आपका ये कहना है, जो कि यही हम लोग का क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये हम लोग का 3 नंबर का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो एपी चैप्टर से है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का है। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4, यानी इस क्वेश्चन में आपका nth टर्म दिया हुआ है जो कि 7n-4 है। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, हम लोग को यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पता करना है, इस क्वेश्चन का डी मालूम करना है, यानी कॉमन डिफरेंस पता करना है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सेपरेट करने से आता है कॉमन डिफरेंस। ऐसा आप थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को सेपरेट करने से क्या निकल सकता है, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि आगे वाला टर्म को आप पीछे वाला टर्म से क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी a2 में a1 घटा देंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर देंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसी तरह थर्ड में अगर हम 2 को घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, फोर्थ में हम थर्ड को घटा देंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा।
तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट टर्म, यानी n के जगह में अगर 1 पुट कर देते हैं तो हमको यहाँ से a1 निकल जाएगा और ये बन जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 4 यानी कि 7 माइनस 4 यानी कि a1 हमको यहाँ से मिल गया 3। उसी तरह अगर हम लोग क्या कर ले कि जब n रख दिए, n को 1 माने यानी फर्स्ट टर्म निकाले 1 रख के, ये फर्स्ट टर्म पता चला तो n इक्वल टू अगर हम लोग 2 रख देते हैं इस पे तो हम लोग को सेकेंड टर्म पता चल जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 4, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम पुट कर रहे हैं, तो इससे हमको मिल गया 14 माइनस 4 यानी यहाँ से मिला 10, ये निकल गया a2। हम लोग को पता क्या करना है, हम लोग को चाहिए d यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना होगा, a2 में a1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। a2 का वैल्यू है 10, a1 का वैल्यू है 3 यानी कि 10 में 3 जाएगा तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल जाएगा 7, जो कि हम लोग को ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्वेश्चन आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये हो गया आपका राइट सर्कुलर कोन, और जिसका रेडियस दिया हुआ है बेस का रेडियस जो दिया हुआ है वो आपका स्फेयर का रेडियस के इक्वल है, मतलब स्फेयर का रेडियस और जो आपका कोन है उसका रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का जो रेडियस है दोनों का रेडियस सेम है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन यहाँ से ये है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन जो है आपका वॉल्यूम जो स्फेयर का है दोनों के दोनों इक्वल है, तो बताइए कि कोन का जो हाइट होगा वो क्या होगा। तो हम लोग दोनों का इंफॉर्मेशन के आधार पर फिगर बनाए हैं, तो हम लोग इसका रिजल्ट अब देखते हैं कि क्या होगा। कंडीशन बता दिया गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है और वॉल्यूम ऑफ कोन है, राइट सर्कुलर कोन, ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला को पुट करते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है इसका फॉर्मूला हो जाता है कि 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको क्या करना है, दोनों में देखो जो कैंसिल हो रहा है पहले उसको कैंसिल करते हैं, इधर का 3 से इसका 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका पाई से इसका पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4r का क्यूब, यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर एच, और आर भी सेम है तो यहाँ पे 2 गो आर, इसका 3 गो आर है, तो यहाँ से 2r से इसका जो 2 गो आर है ये कैंसिल होगा इसका r से, यानी यहाँ पे बच जाएगा 4 इंटू आर बराबर h, 4 इंटू आर, आर का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 इक्वल टू एच, यानी फाइनल हम कह सकते हैं h इक्वल टू 5 टू 20, और बाकी सब दोनों सब सेंटीमीटर में था इसीलिए हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी h का जो वैल्यू आएगा वो 20 सेंटीमीटर आएगा, h का वैल्यू 20 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पे है, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें tan थीटा का वैल्यू 5/2 दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है कि 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो चलते हैं इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कि पहले तो साइन जो tan थीटा है, तो tan थीटा का जो वैल्यू वो 5/2 है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये P हुआ और ये हमारा B हुआ, यानी P और B मिल चुका है, तो हम लोग H पहले फाइंड कर लेते हैं। H का फॉर्मूला हो जाता है कि P² प्लस B², यानी यहाँ से B का जो वैल्यू है वो 2 का स्क्वायर और P का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 25 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 29। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आया है वो आया √29 H का वैल्यू आया है। अगर हम लोग यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P/H, यहाँ पे P का जो वैल्यू है वो 5 और H का जो वैल्यू है √29। उसी तरह कोस थीटा का अगर वैल्यू पुट कर लें तो कोस थीटा का हो जाता है B/H, और B का जो वैल्यू है हमको यहाँ से मिल जाएगा 2 और H का वैल्यू √29।
तो हम लोग यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू के हेल्प से साइन थीटा और कोस थीटा वैल्यू निकाल लिए। अब हम इनको यहाँ पे यूज कर लेते हैं और इसका कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 4 साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। तो 4 अपन जगह में और साइन थीटा का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ से निकालने हैं 5 बाई √29, फिर प्लस में यहाँ हो जाएगा 2 बाई √29, यहाँ वही आ जाएगा 5 बाई √29 माइनस में 2 बाई √29। ऊपर हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं √29 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस में 2, उसी तरह नीचे आ जाएगा √29, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 2। तो √20 से √20 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 22 और नीचे से 18। तो 2 का टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 2 का टेबल वाले 11, यानी 11/9 आंसर आएगा। अब यहाँ 4 ऑप्शन में से 11/9 हम लोग का ऑप्शन ए में है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन। देखिए टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पे, पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया। और हम लोग जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्वेश्चन आगे कि ऑन द सर्कल सेंटर एट ओ, सर्कल का सेंटर को ओ माना गया है, टी पी क्यू एंगल 110 है। तो ये हो गया टी, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, यानी पूरा ये पूरा दिया गया है 110 और ये हम लोग जानते हैं 90 होता है। तो 90 है तो ये वाला जो केवल एंगल है हम लोग समझ में आ गया कि हमारा एंगल क्या होगा 20 होगा। यहाँ तो क्लियर हो गया कि टोटल है 110 और ये लाइन और टेंजेंट बनाता है 90 डिग्री का एंगल। तो बाकी अगर 110 टोटल है और 90 ये है तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है छोटा वाला एंगल ओ पी क्यू, ये हमारा 20 डिग्री बन जाएगा। और हम लोग से फाइंड क्या करने के लिए बोला गया, ये एंगल पी ओ क्यू निकालने के लिए बोला गया। पी ओ क्यू यानी पी ओ क्यू यहाँ सेंटर वाला एंगल पता करने के लिए बोला गया है। अब इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखना है। इसको कैसे करेंगे कि हम लोग तो जानते हैं कि भाई ये अपना आप में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसका ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। जब दो साइड्स अगर इक्वल है तो ये अपने आप में आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ऐसा हम लोग जानते हैं कि अगर जो दो इक्वल साइड्स होता है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, यानी यहाँ का एंगल भी कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का तीनों जो एंगल होता है उसका सम होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। उसमें से दो एंगल हमको मालूम हो गया 20 + 20 40। इसका मतलब यहाँ जो एंगल हो क्या हो जाएगा 140, क्योंकि 140 + 40 180। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं 140। ये अगर सोल्यूशन के तौर पे थे कैसे निकलता ध्यान देना। सबसे पहले ये एंगल हम लोग निकाले थे कैसे, ओ पी क्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ओ पी क्यू जो होगा वो टोटल एंगल यानी टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू माइनस एंगल टी पी ओ यानी ये हो गया था 110 डिग्री, ये हो गया था 90 डिग्री। और हम लोग यहाँ से ओ पी क्यू फाइंड कर लिए थे 20 डिग्री, ये पहले निकाल लिए थे ये वाला एंगल। अब ये जो साइड है ओ पी और ओ क्यू इक्वल है, सिंस कि जो ओ पी और जो ओ क्यू है वो दोनों रेडियाई है। और हम लोग जानते हैं कि दोनों रेडियाई मतलब दोनों इक्वल है। इससे कह सकते हैं जो ट्रायंगल ओ पी क्यू है, ट्रायंगल ओ पी क्यू वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल ओ क्यू पी का, और दोनों हो जाएगा 20 डिग्री। कि दोनों इक्वल है तो दोनों 20 डिग्री का बराबर हो जाएगा। अब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ओ पी क्यू में, जिसका यहाँ का एंगल जिसका नाम दिया गया था पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू यानी यहाँ वाला एंगल ओ पी क्यू यहाँ वाला एंगल, और ये जो
ओ क्यू पी है यहाँ वाला एंगल, सब तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये 20 है, ये 20 है, ये हमको फाइंड करना था। तो हम लोग यहाँ 20 इधर चला जाएगा, तो एंगल जो पी ओ क्यू हो जाएगा वो 180 माइनस 40, 20 40 इक्वल क्रॉस कर गया तो इधर 40, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों में तो क्या मिलेगा 140 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि पी ओ क्यू जो निकलेगा 140 डिग्री आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी था। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हुआ। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, फिगर के आधार पर डायरेक्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ का एंगल पूरा मिला हुआ था। इससे हम ये एंगल निकाल लें, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होता है, तो हम यहाँ का एंगल पता कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सवाल है, इसका जीरोज दे दिया गया है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है, यानी फर्स्ट जीरो जिसको अल्फा बोलते हैं, वो हमारे पास है √5/2 और बीटा भी है √5/2। लेकिन ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल को अगर लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला है जिसमें डायरेक्ट सेट कर देंगे अल्फा और बीटा को, तो इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। तो x² का जो x तो x² रहेगा और अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा मिलेगा माइनस में 5/2 और प्लस मिलेगा √5/2, √5/2, ये भी पूरा रूट में है। और फिर इंटू x माइनस यहाँ आपको मिलेगा, सॉरी फॉर्मूला में प्लस होता है, या माइनस होता है या प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा। और √, हमको 5/2 है माइनस में, इंटू √5/2 है प्लस में। तो यहाँ से हमको मिलेगा x², ये प्लस माइनस तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से 0x हो जाएगा। और फिर माइनस प्लस माइनस √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 देगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 देगा, ये बीच वाला खत्म हो जाएगा, केवल x² माइनस में 5/2 मिलेगा। तो हमारा ये आंसर होगा, लेकिन आंसर में कहीं पे इस फॉर्म में दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों जीरोज है, और जब जीरोज है तो भाई ये इक्वल टू क्या होगा, जीरो का। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि x² माइनस में 5/2 इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, क्योंकि आंसर में कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ x का टर्म यहाँ भी, x का टर्म यहाँ भी, दोनों में x का टर्म नहीं है। तो ऐसा करते हैं दोनों को हम लोग एलसीएम भी लेते हैं, तो एलसीएम में लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा, जबकि यहाँ है नहीं। ये देखो 8 है और 15 है, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल टू 0, यानी कि पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा 8x² माइनस 2 को टेबल में इसको काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा 8 और 4 5 जाएगा माइनस में 20 इक्वल टू 0। यानी अगर हम खाली पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो मिलेगा हमको क्या 8x² माइनस 20, ये यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा बी में। तो इसमें हम लोग का यहाँ बनता, लेकिन यहाँ के बाद अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये मेरा कुछ ऐसा बनता 2x² माइनस में 5 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 डिवाइड में आता फिर उसको उधर मल्टीप्लाई में कर देते 0 खत्म हो जाता। तो हम लोग को ये भी मिलता, लेकिन ये वाला ऑप्शन में हम लोग का नहीं था। तो जब ऑप्शन नहीं था तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमको ये मिल जाएगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से ये आंसर ले जाना चाहेंगे तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 8 हो जाएगा और 4 5 20 आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम यहाँ के बाद इस तरह से डायरेक्ट 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, यानी यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। आंसर जो दिया हुआ है थोड़ा अलग टाइप का दिया है, जबकि आंसर यहाँ होना चाहिए था, इस टर्म में भी रखा जा सकता था, लेकिन आंसर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया है और पहुँचा दिया 8x² माइनस 20 तक में। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ है ये आपका मिडिल क्लास का सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। यहाँ टोटल जो नंबर्स है फ्रीक्वेंसी का जो सम हम करेंगे, इसको बस जनरल में पहले हम लिख लिए, इन सब का सम करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा n बराबर 45। ये मिडिल क्लास का फाइंड करने बोल रहा है, मिडिल क्लास का अपर लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिडिल क्लास फाइंड करेंगे। मिडिल क्लास फाइंड करने के लिए हमको पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा यहाँ, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है कि जो फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ इसी से मिल जाएगा। जैसे 5 है तो यहाँ 5 लेंगे और ऐड करते जाएंगे, 5 को 9 के साथ ऐड करेंगे
तो ये बन जाएगा 14, फिर 14 को 15 से ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 29, फिर 29 को 10 से ऐड करेंगे 39, 39 को 6 से ऐड करेंगे 45। यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू आपको दोनों सेम मिलेगा। अब रह गया बात कि जब n का जो वैल्यू था वो 45 था, जब इसको 2 से हाफ कर देते हैं तो 22.5 मिलता। इससे जस्ट छोटा हमको यहाँ पे CF मिलेगा, इससे जस्ट छोटा हमको यहाँ पे CF मिलेगा। तो यहाँ 29.5 से जस्ट छोटा कौन है, तो पता चलेगा कि 14 है, तो ये हमारा CF हो गया। तो हमको CF नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, अपर लिमिट किसका, मिडिल क्लास का। तो जो मिडिल क्लास होता है ना, वो CF के जस्ट नीचे वाला फ्रीक्वेंसी हमारा क्या कहलाता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी होगा। और यही वाला जो पूरा क्लास है, ये मेरा क्लास पूरा कहलाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कहलाएगा ये वाला 20 to 30 वाला। तो 20 to 30 में ये मेरा मीडियन क्लास हुआ, लेकिन मीडियन क्लास में भी क्या लिखा गया, अपर लिमिट, क्योंकि यहाँ ये हो गया आपका L लोअर लिमिट, ये हो गया U आपका अपर लिमिट। तो यहाँ पे मेरा जो अपर लिमिट है वो क्या है, 30 है, यानी कि यहाँ हमारा जो अपर लिमिट निकलेगा वो 30 निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग को पहले फाइंड करना होगा, तब हम पता कर पाएंगे कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। सवाल यही हो सकता था, और अगर यहाँ बोला जाता कि लोअर लिमिट फाइंड करना है मिडिल क्लास का, मीडियम क्लास का, तो फिर हमारा आंसर 20 हो जाता, जो कि ऑप्शन में 20 भी था। तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि पहले फ्रीक्वेंसी के हेल्प से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और जो n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जो टोटल सम होता है उसको हाफ कीजिए, तो आपको जो मिलेगा उससे जस्ट छोटा आपको CF पकड़ लेना है। CF से जस्ट नीचे वाला लाइन जो होता है वो आपका मीडियम क्लास होता है। क्लास में देखेंगे तो मीडियम क्लास कहलाएगा, और ये आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ से चीजों को फाइंड पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो O दिख रहा है ना, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, और CD लाइन और AB लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड्स। कोड्स है, एक AB कोड्स है, एक AD कोड्स है, एक AB एक CD है। AB कोड्स है ये, और एक कोड्स है CD, दोनों कोड्स है AB और CD सर्कल का। और ऐसा दिया हुआ है कि एंगल जो BOC है वो 80 डिग्री, यहाँ वाला एंगल 80 डिग्री है, एंड OA और OD इक्वल है। यहाँ से जो OA और यहाँ का जो OD ये इक्वल है। और हमको इन ट्रायंगल के बारे में बताना है कि कैसा ट्रायंगल्स है। जो ODA है, ODA छोटा वाला ट्रायंगल, और इधर का ट्रायंगल, ये बताना है कि कैसा। ऐसे तो दिख रहा है कि जो ट्रायंगल दिख रहा है ये दोनों साइड्स इक्वल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्योंकि अगर ये कोड का ये छोटा हिस्सा इस छोटे हिस्से के बराबर, यानी इस कोड का जो बड़ा वाला हिस्सा ये वाला, और इस कोड का जो बड़ा वाला हिस्सा ये वाला, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि AB और जो CD है तो क्या है, कोड्स हैं, और एंगल भी दोनों का दिया हुआ है। तो हम यहाँ से सीधे कह सकते हैं कैसा है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं, और एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल भी इक्वल आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि सिमिलर भी है, यानी आइसोसेलेस के साथ साथ सिमिलर है। आइसोसेलेस इसीलिए क्योंकि इस ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, ट्रायंगल AOD में, तो इस ट्रायंगल में हमारा दो एंगल इक्वल, दो साइड्स इक्वल है आपस में, एक OA एक OD, ये दो साइड आपस में इक्वल है। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में हमारा जो OBC हो जाएगा, BOC जो होगा, इस ट्रायंगल की बात करेंगे अगर ये पूरा और ये पूरा जब आपस में इक्वल है, अच्छा इंटरसेक्टिंग है, और हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं क्लास 9 में थ्योरम था, उसमें बताया गया था कि दो कोर्स अगर आपस में इंटरसेक्टिंग करता है तो जो आपका फर्स्ट पार्ट जो होगा अगर सेकेंड पार्ट के बराबर होगा तो जो रेस्ट पार्ट होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस ट्रायंगल के आधार पे कि OB जो होगा वो भी OC के बराबर होगा, और अगर एंगल यहाँ BOC जो है वो 80 डिग्री है तो इसका मतलब AOD भी होगा, वो भी आपका 80 डिग्री होगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट